मैंने सोचा कि अगले दिन पहुंच जाएगा, एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। ओके, 200 के नीचे 200 के अंदर अगर आपका किलोमीटर्स रहता है तो आपको एक दिन की वैलिडिटी मिलती है। और वो भी किस तरह से रहती है, जैसे कि अगर मैं अभी ई वे बिल बनाता हूँ तो कल रात के 12 बजे तक मुझे वो गुड्स वहां पे पहुंचाना है, और जो ई वे बिल है उसकी वैलिडिटी कल 12 बजे तक है। तो अभी कोई कारण सर वहां पे पहुंचा नहीं है, व्हीकल ब्रेकडाउन हो गया है या फिर नेचुरल कैलामिटी हो गई है, बारिश बहुत हो गई है, तो उसके वजह से वहां पे पहुंच नहीं पाया है, गाड़ी बीच में पहुंची है, तो मीन्स मैं उसको एक्सटेंड कर सकता हूँ। लेकिन एक्सटेंशन का भी एक स्पेसिफिक टाइम रहता है, वही टाइम पे करना चाहिए। यानी कि कल 12 बजे खत्म होने वाला है टाइम, तो वो 12 बजे के 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद मैं उसे एक्सटेंड कर सकता हूँ। So that is the criteria which is set for extending the e-way bill. Is there a restriction on invoice date for generating e-way bill? Yeah. What if an invoice date is 1 month old? It's quite possible कि एक महीने पहले मैंने बिल बना दिया था, लेकिन ई वे बिल तभी नहीं बनाया था, क्योंकि ई वे बिल बनाने के लिए मीन्स अगर लेट्स से कि कोई जैसे कर्फ्यू लग गया या फिर लॉकडाउन शुरू हो गया तो मैंने गुड्स डिस्पैच ही नहीं किया, लेकिन इनवॉइस तो बन गया था मेरा, तो फिर भी मैं एक महीने के बाद भी ई वे बिल बना सकता हूँ वही इनवॉइस के लिए जो मैंने एक महीने पहले बनाया था। हाँ, एक चीज का है कि मैं फ्यूचर डेट में का ई वे बिल नहीं बना सकता हूँ। लेट्स से कि आज मेरा फ्राइडे है और सैटरडे संडे छुट्टी है और वो गुड्स डिस्पैच होने वाला है संडे को, तो मैं चलो कोशिश करता हूं कि मैं संडे का ई वे बिल बना दूं, तो ऐसे नहीं होगा। जब आपका गुड्स डिस्पैच होने वाला है और वो तारीख को आपको बनाना होगा, ओके, ताकि उसकी वैलिडिटी वो दिन से शुरू हो जाए। तो फ्यूचर डेट के अंदर हम लोग ई वे बिल नहीं बना सकते हैं, पोस्ट डेटेड डेट के अंदर आप जरूर बना सकते हैं। ओके, वैसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आएंगे, सो यू कैन चेक दिस ऑन दिस वेबसाइट कॉल्ड ई वे बिल का पोर्टल है, तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। तो अभी मैं आपको यहाँ पे पोर्टल पे क्या एग्जैक्टली लोग अभी तक बना रहे हैं, तो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि अगर जो लोग अब तक मैन्युअली कर रहे थे तो क्या मेहनत से वो लोग कर रहे थे। तो सिर्फ एक आपको एक ग्लिम्स दिखाता हूँ, आप शायद ये करते रहेंगे या कुछ लोग आपके क्लाइंटल्स इस तरह से रजिस्टर मींस ये वेबसाइट पे लॉगिन करेंगे और फिर बाद में वो लोग अंदर जाके पूरा इनवॉइस बनाते थे। यानी कि टैली के अंदर तो इनवॉइस बनाएंगे, फिर बाद में या फिर एक्सेल में बनाएंगे या फिर वर्ड में बनाएंगे या कोई भी एक दूसरे एप्लीकेशन के अंदर अपना इनवॉइस बनाएंगे और फिर ये पोर्टल पे जाके मैन्युअली सब फीड करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए, ये पूरा मैन्युअल फीड है, जैसे कि यहाँ पे सप्लाई है या एक्सपोर्ट है, जॉब वर्क है, फिर बाद में यहाँ पे फॉर ओन यूज। इवन मैंने कहा था ना कि यहाँ पे क्राइटेरिया ये नहीं है कि सेल होना चाहिए, यहाँ पे गुड्स का मूवमेंट हो रहा है उसके लिए आपको बनाना है। यहाँ पे इनवॉइस नंबर, जीएसटी नंबर ऑफ द पार्टीज, यहाँ पे डिस्पैच भी अगर अलग एड्रेस से हो रहा है, बिलिंग एड्रेस कहीं और है, डिस्पैच कहीं और से हो रहा है, या मैंने बिल कर रहा हूँ जिसको उसका एड्रेस अलग है और उसको जहाँ पे मुझे पहुंचाना है वो अलग एड्रेस है, तो ये चारों एड्रेस मैं यहाँ पे कैप्चर कर सकता हूँ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पे मैं फिलअप कर दूं, ओके। और फिर बाद में यहाँ पे सबसे बड़ी बात यहाँ पे एक कहूंगा तो एक डिस्टेंस जो रहता है वो एक इम्पॉर्टेंट रहता है। तो वो डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करता है, तो वो कैलकुलेट करता है दो पिन कोड के बीच में। ये जो आप देख रहे हैं पिन कोड, ओके, वो पिन कोड के बीच में डिस्टेंस कैलकुलेट कर देता है ऑटोमेटिकली। ये पोर्टल की बात कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पे उसके हिसाब से आपके वैलिडिटी पीरियड शुरू हो जाती है, ओके। यानी कि कितने देर तक आपको मिलेगा वो आपको यहाँ पे देखिए पिन कोड के हिसाब से यहाँ पे 12 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो यानी कि वो उसको एक दिन की वैलिडिटी मिलेगी। यहाँ पे उसको फिर बाद में प्रोडक्ट का नाम लिखना है, HSN डिटेल्स और ये सब मैन्युअली फीड करना पड़ता है। तो इसके लिए ये काफी कम्बरसम जॉब है, ओके, और मिस्टेक्स होने के भी चांसेस ज्यादा है। तो अगर आप कोई एप्लीकेशन यानी कि सॉफ्टवेयर से बनाते हैं और वही डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं, तो ये मैनुअल वर्क आपका टाइम बच जा सकता है और साथ में मैनुअल एरर्स भी कम हो सकते हैं। ये ऊपर जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो सारी पार्ट एक ही इंफॉर्मेशन है, जहाँ पे हम लोग ट्रांसपोर्टर नेम या ट्रांसपोर्टर आईडी भी हमें लिखना है, ओके। ये सब लिख लेने के बाद, ओके, ये सब लिख लेने के बाद यहाँ पे आपका पार्ट ए कंप्लीट हो जाता है। और बाद में ट्रांसपोर्टर की डिटेल्स लिख दी है आपने,
तो फिर बाद में पार्ट बी की इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टर भी लिख सकता है, या सेलर को मालूम है तो सेलर भी लिख सकता है। तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है यहाँ पे। यहाँ पे जैसे कि रोड से ट्रांसपोर्ट हो रहा है, नॉर्मल व्हीकल है, ओके, ओवर डायमेंशनल कार्गो नहीं है, इसके लिए आप यहाँ पे रेगुलर सिलेक्ट करेंगे, फिर व्हीकल नंबर डालेंगे। व्हीकल नंबर डालने से यहाँ पे एक और एक चीज है, अगर आपका खुद का व्हीकल भी डालते हैं ना तो वो इट इज लिंक्ड विथ वाहन वाहन डिपार्टमेंट, वाहन ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, उसके साथ लिंक्ड है, तो इसके लिए आपके व्हीकल नंबर का भी वैलिडेशन यहाँ पे हो जाता है। ओके, और ये सब डिटेल्स डालने के बाद आप यहाँ से बना सकते हैं आपका ई वे बिल, और आप रिव्यू भी देख सकते हैं। सो ये एक मैंने कहा कि मेहनत वाला जो मीन्स काफी लोग जो अगर शायद कभी कभार एक दो ही इनवॉइस बनाने रहते तो वो लोग यहाँ पे बना लेते हैं, लेकिन अगर डेली बेसिस पे अगर 5-6 इनवॉइस, 10-15 इनवॉइस, 25 इनवॉइस बनते हैं, ओके, तो फिर बाद में ये एक मेहनत वाला काम हो जाएगा, एंड फिर बाद में इट में बाद में बैठ के रिकंसिल भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए यहाँ पे अगर हम लोग टैली अगर यूज कर रहे हैं तो सबसे बेस्ट है कि आप टैली के अंदर से डायरेक्टली पोर्टल पे अपलोड कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको प्री रिक्विजिट्स क्या करनी होगी, मैं एक बार आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स के अंदर पहले तो आपको ई वे बिल के अंदर पोर्टल के ऊपर आपको रजिस्टर करना है। तो नॉर्मली अगर कोई भी ई वे बिल के अभी यूज कर रहा है तो उसको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन दूसरा और तीसरा स्टेप करना जरूरी है कि उसे अपना जीएसपी सिलेक्ट करना है और एपीआई का यूजर नेम एंड पासवर्ड बनाना है। तो ये तो अभी जो स्क्रीन पे चल रहा है वो आपको रजिस्ट्रेशन करने के बता रहा है। ओके, ये एक प्री रिकॉर्डेड वीडियो है, तो इसलिए यहाँ पे वो वर्कआउट हो रहा है कि यहाँ पे रजिस्टर पे आप क्लिक कीजिए, और फिर बाद में आपके जीएसटी नंबर डालने पे वो आपका डिटेल्स यहाँ पे कैप्चर कर लेता है, और कैप्चर डालने के बाद वो आपके डिटेल्स दिखा देता है, और फिर बाद में आपको रजिस्टर करने के लिए बोल देता है। मीन्स आपको एक यूजर एंड पासवर्ड क्रिएट करने के लिए बोलता है ताकि आप ये वेबसाइट पे लॉगिन हो सको। तो ये तो हो गया आपने साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन का। ओके, तो ये साइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद, ये साइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद, 1 मिनट, हाँ, ये साइट पे रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको एक एपीआई यूजर क्रिएट करना है। तो एपीआई यूजर किस तरह से क्रिएट करना है ये देख लीजिए कि पहले तो आप जो आपने अभी पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड से आप लॉगिन करेंगे ये वेबसाइट पे eWayBillGST.gov.in पे, और यहाँ पे जैसे लॉगिन करेंगे, लॉगिन करने के बाद लेफ्ट हैंड साइड पे होम पे जब जाते हैं आप, तो वहां पे नीचे वापस एक रजिस्ट्रेशन करने के लिए ऑप्शन देता है आपको। तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के अंदर और जीएसपी, यहाँ पे आप क्लिक जीएसपी करेंगे तो यहाँ पे आपका जीएसपी सिलेक्ट करेंगे, टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप टैली यूज कर रहे हैं और टैली से डेटा सेंड करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ऐड यहाँ पे यूजर, और यहाँ पे जैसे ही आपने ये टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लिया, ये देखिए यहाँ पे टैली इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ले लिया, तो नीचे पहले तो आपको प्रीफिक्स करके देता है कि आप प्रीफिक्स क्या रहेगा, बेसिकली कि ये आपके कंपनी के नाम के हिसाब से थोड़ा रहता है, और आपका जीएसटी नंबर के सॉरी जो पैन है उसके हिसाब से थोड़ा रहता है। ओके, एंड फिर बाद में आप सिर्फ 3 सफिक्स ऐड कर सकते हैं, वो भी नंबर। ओके, तो वो 3 नंबर्स आप वहां पे डाल देते हैं तो आपका एक यूजर नेम क्रिएट हो जाता है, और नीचे आप एक बार पासवर्ड सेट कर सकते हैं। तो पासवर्ड जो है आपका करीबन 15 डिजिट्स का रहता है। ओके, एंड ये जो रहेगा ना, ये यूजर नेम आप यूज करेंगे टैली के, जिससे आपका डेटा डायरेक्टली टैली से ई वे बिल के अंदर पोर्टल पे बन जाएगा। सो यहाँ पे मैं आगे चलना चाहूंगा। अभी मैं डायरेक्टली आपको टैली प्रोडक्ट के अंदर दिखाना चाहूंगा कि वो टैली प्रोडक्ट के अंदर आपको क्या करना है। तो यहाँ पे मैंने एक बीटा डाउनलोड किया, वैसे आप भी बीटा डाउनलोड कर सकते हैं, ये टैली सॉल्यूशंस की वेबसाइट है। टैली सॉल्यूशन की वेबसाइट के अंदर आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, एक सेकेंड, ये डाउनलोड पे, ओके, और यहाँ पे डाउनलोड रिलीज 2.0 बीटा, और ये डाउनलोड करके आप इंस्टॉल कर सकते हैं। प्लीज आप आपके टैली के पार्टनर से इंटरैक्ट कीजिएगा। ओके, टैली के जो भी सर्विस प्रोवाइडर है उनसे एक बार इंटरैक्ट कर लीजिए, वो आपको गाइड कर देंगे, और फिर बाद में आप ये करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। ओके, और डेटा का बैकअप जरूर लीजिएगा। नाउ कमिंग बैक टू अवर टैली के अंदर कि हम लोग किस तरह से करेंगे इसे। ओके, तो यहाँ पे ये मैंने टैली इंस्टॉल कर दिया यहाँ पे।
यहाँ पे मैं ई-वे बिल नाम की एक कंपनी ओपन कर देता हूँ। ओके, दिस इज वन कंपनी। ओके, जिसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ एंट्रीज कर सकता हूँ और जिसके अंदर डायरेक्टली वो अपलोड हो जाएगा। वैसे तो कुछ खास कॉन्फ़िगरेशंस की जरूरत है, आपने ऑलरेडी कॉन्फ़िगर तो बिल के लिए कर दिया रहेगा। ये एक उत्तराखंड की कंपनी है और यहाँ पे ये आपने ई-वे बिल के बारे में ये सब यस नो आपने जो करने थे वो कर दिया है। ओके, और यहाँ पे आपने प्रिंट ई-वे बिल विद इनवॉइस, ये आपने यस कर दिया तो आपके इनवॉइस के बाद ई-वे बिल भी प्रिंट जरूर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं अभी एक इनवॉइस बना रहा हूँ, उससे ज्यादा कोई कॉन्फ़िगरेशन की कोई जरूरत नहीं है, आपका जो नॉर्मल चल रहा है वही हिसाब से। यहाँ पे मैंने सेल्स इनवॉइस ले रहा हूँ, एक ऑटोमेटिकली एक नंबर आ गया है मेरा। यहाँ पे मैं उत्तराखंड से महाराष्ट्र सेल आउट कर रहा हूँ। ओके, यहाँ पे मैंने प्रोडक्ट ले रहा हूँ मैं, ऑटोमेटिकली कैलकुलेशन हो गया IGST का। और नीचे यहाँ पे ये सारी ई-वे बिल की डिटेल्स वो फिलअप करने के लिए कहते हैं। ओके, ये देखिए यहाँ पे उसने किलोमीटर्स कैलकुलेट किया है, लेकिन टैली ने कैलकुलेट नहीं किया है पिन टू पिन। टैली ने यही पार्टी को पहले जो ट्रांजैक्शन सेल किया था ना, ओके, उसके अंदर 1733 किलोमीटर्स उसने पोर्टल से जाके ले लिया था। जैसे कि ये पोर्टल है अपना, ओके, कौन सा पोर्टल, ये GST का पोर्टल जो है यहाँ पे ई-वे बिल पोर्टल। और यहाँ पे आप सर्च कर सकते हैं, ये देखिए सर्च के अंदर यहाँ पे पिन टू पिन डिस्टेंस। ओके, यहाँ पे क्लिक करने पे आप यहाँ पे डिस्टेंस या पिन कोड डालेंगे तो आपको वो कैलकुलेट करके देगा कि भाई क्या डिस्टेंस यहाँ पे आपने डालने हैं। जैसे कि यहाँ पे आप देखिए ये पिन कोड मैंने यहाँ पे ले लिया। सॉरी, आप लोग बनाते ही रहेंगे, लेकिन फिर भी एक बार आपको, जो लोग शायद पहली बार देखते रहेंगे उनके लिए मैं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 1741 डिस्टेंस आ रहा है। ओके, थोड़ा डिफरेंस चल सकता है, 5 to 10 किलोमीटर्स का वो डिस्टेंस वो एवरेज आउट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने ट्रांसपोर्टर सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे मैं लेट्स से कि मैं ट्रांसपोर्टर डिटेल्स नहीं डालता हूँ, अरे सॉरी, यानी कि व्हीकल डिटेल्स नहीं डाल रहा हूँ और ये इसे सेव कर देता हूँ, क्योंकि मैं ये जो भी व्हीकल डिटेल्स है मेरा ट्रांसपोर्टर डालने वाला है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया, एंटर कर दिया। यहाँ पे मैं यूजर नेम एंड पासवर्ड डाल देता हूँ। ये सैंडबॉक्स के अंदर मैं काम कर रहा हूँ, यानी कि ट्रायल वो ये गवर्नमेंट ने हमें कुछ सैंडबॉक्स दिया है जिसके अंदर हम लोग ये कर रहे हैं। इसके लिए एक्चुअल प्रोडक्शन सर्वर पे नहीं जा रहा है ये। तो यहाँ पे है ये देखिए यहाँ पे जनरेट हो गया, ई-वे बिल जनरेटेड सक्सेसफुली। अभी यही इनवॉइस मैं जब प्रिंट करता हूँ तो यहाँ पे देखिए वो ऊपर ई-वे बिल आ गया है आपका। ओके, और ई-वे बिल आने के बाद सबसे बड़ी बात यहाँ पे कि ये पेज 2 के अंदर ये देखिए आपका ई-वे बिल का भी प्रिंट आप टैली के अंदर से ले सकते हैं विद QR कोड। आई होप दिस मेक सेंस। कुछ लोग बना रहे हैं इस तरह से। Can I get some few responses? कोई questions यहाँ पे? मोना गुरबानी जी, कोई क्वेश्चंस? आपने अनम्यूट किया है। समीर जी कह रहे हैं वेरी हेल्पफुल, थैंक यू सो मच। सर, can you explain? Hello, sir. हाँ जी, बोलिए। Can you explain about registration in the e-way bill site, sir? Again. Registration on e-way bill site. Yeah, sir. Okay, I'll just repeat that with the video. Okay. Yeah, sir. Yeah. Sir, you have already registered. You are already generating e-way bill. No, I am already generating manually, sir.
Manually, I'm generating e-way bill. Manual. So you are going on to the website and doing it. So your registration process has been done. Yeah. Registration process to explain it, sir. So after that, after that registration, what next needs to be done is you need to go onto the portal. Means you log in. This is after this. So you go to the website. Yeah. Now here you click on login. Once you click on login, so you are entering this website. Yeah. Okay. After registering into this website. Yeah. So on the left hand side we go to home. Yeah. And here this is the registration process. So once again that registration you will go, and here you will create for GSP. Okay, means I will sending my data through a GSP. Okay. GST basically GST is a Suvidha provider. Okay, so the good part is that Tally company itself is a GST Suvidha provider, so you don't have to ask for anybody else. Okay. So Tally India Private Limited, I have to. Yes. Tally India Private Limited, you have to select over here, and you have to create your username and password. And this you will be punching in when you are sending it from Tally. Here I was writing that username and password now. So that username and password what is written over there now, that I will be using here. Okay, sir. Yeah. Understood. Okay, thank you. So this is the first e-way bill which we have created, and this when we created, this was without part B. So if I'm having part B also, then I will write it over here, and when I'm printing, it will print the part B information also, like the vehicle number and all those things. So and what next is like, even if I'm having other, it is sometimes practice in the organization that there are many people who are making invoices, okay, but only one person is sending the data to the portal. He verifies it and then he sends. So if he wants to do bulk upload, so that also he can do. So from here he can click on this exchange, and here he can go for e-way bill. Since I'm not having many, I'm directly sending, so I'm not having like that collected e-way bills, but I will be getting list of all the e-way bills over there, and then I can upload all together also. Like if there are 10 also, 15 also, 50 or 100 e-way bills invoices created, I can send it all together also. So that is one area where you can really surf across. Sometimes it also happens that the invoices what you are having, okay, that invoices like you might have done it on the portal. Let's say sometimes it happens so that the net is not connected on the machine, or sometimes some accident may occur due to internet problems. So you would be sending it from some other application. Okay, so in that scenario, portal is having the information of your bill, but we are not having the information of the e-way bill number. So how we can update that on Tally when internet is back? So I'll show you that. One second. So let's say here, friends, you are able to see this report. This is e-way report. I'll show you once again from Gateway of Tally. Means you can go it from anywhere, because one of the hero of our Tally Prime is the shortcut button Alt G. Alt G you press, and from here I can go to any report. So I'm going to e-way bill report, and here e-way bill report. Let's say I am into pending for generation. So this is one invoice pending generation. So this was done offline, like means somebody had gone onto the portal and done it. So I can select this, and here I can say get e-way bill information. So when I click on this e-way bill information, it will interact with the portal, and it will fetch the information and say that it has been updated successfully. So like this also, and after updating, it has gone into its proper bucket, that e-way bill generated. Now see, earlier which we had created, it is there over here without part B information. So this is a report which gives you entire summary of all the information of e-way bill. Now see, if invoice which we had created, okay, it was this voucher, and here if I want to update the part B information, so I can click over here and I can click on update part B. So here I'll update, means the transporter, whatever he would have specified, the vehicle number and so on and so forth. So I can just update over here. Okay, so it would be removed from this
Without part B2, it will go back into the part B information with part B. Like this, it will keep on giving you the updates. So this report, I would show you that it is having a lot of summary of the things. This report is having, like, if I made some mistake in HSN code, or instead of IGST, I would have by mistakenly accountant has charged CGST and SGST. Some mistake has been done. Okay, so that would be corrected. It will stand aside and it will ask you कि भाई यहाँ पे जो भी information missing है वो आप fill up कर दीजिए. If there is any mismatch which tally doubts, okay, so then kindly come to this place and give the information. Then it will, even during the transaction also, जब transaction में pass करता हूँ ना, तो तभी भी वो मुझे information देता है कि this information is missing or that information is missing. But in a quick GIF, if we are just seeing that transaction moving out, okay, then it will be coming to the person who will be seeing this report, and he will be seeing that some information is missing and he will write it over here. So like the missing information, rejections. So if I'm sending on to the portal and there is some rejection, so rejections can happen for various reasons. Okay, rejections can happen if by mistake same number document e-waybill I'm once again generating, and then it will say me that this document number is already used. Okay, then even Tally allows you for extension of I had taken one question of extension कि अगर मुझे e-waybill extend करना है तो मैं Tally के अंदर से भी extend कर सकता हूँ, और for extension के लिए अगर मैं जब upload करता हूँ तो वो मुझे ये भी information देगा कि this has been extension time जो है उसके अंदर आप नहीं कर रहे हो, you have to do it you can do it only before and after 8 hours of expiry date. So that information it will also give me. And invalid invoice date, it happens by, this was one experiment I was doing, and here I had made a future date transaction and tried to send one invoice, so it gave me an invalid invoice date. So like this and after seeing this report now, if I want to just correct the things and then send it back from here, so I can just send it back from here. Else I can mark it as resolved and then send it from its respective bucket. So this is the option, mark as resolved, and then I can send it from here itself once again. So these are all the reports available, and if at all I want to do any cancellation of e-waybills, earlier we were not able to do it, but in this release 2 onwards, I will be able to cancel the bills also. Like this e-waybill recently which I had done now, if I want to cancel it, I can just click this cancel. I can write the reason for it, testing purpose, enter. Now if I have to, it's cancelled. I've just tagged it as cancelled, but I have to send it. So when I'm sending it, I'm able to see this for cancellation, this invoice is there. Okay, I select this and I send it. So it has rejected the cancellation. So it will give me the reason also that why it got cancellation got rejected. Maybe the time bar it is there, so that's why it got cancelled, rejected. So like this, all the information it will exchange with the portal, and the main player over here is the GSP. So since Tally company itself is a GSP, so that's why there would be a seamless communication between the portal and your Tally system. Okay, so I hope this was light. Any questions on this? Friends, it's an open forum. You can ask your questions, and we'll try to clarify this. Flexibility of here we had seen how we had done get e-waybill information, so that we had done. Then after this we had generated only for part A, and part B was left out, so we can then later on update part B also. We saw the report, the bird view, the summary report, and then we can drill down and correct the things and then once again upload the information. We did something of relating to cancellation. Okay, so friends, if there are any please questions, then we can try to answer. Yeah, there's one question. I will miss out to print out e-waybill at the time of invoice saving.
then how can print e-way bill to second time? Yes, you can print a second time also e-way bill. So it is just like you need to go inside that transaction. I'll show you. So Alt G e-way bill, and I'm into this transaction. Okay, so this I want to print. So here it's showing me number of copies. So number of copies for invoice, it is 1, and number of e-way bill, it is 1. So if I want to change the number of copies, so I can say number of copies for invoice, I'll make it 0. Okay, and then I will print only the e-way bill. So I can take the printout of only e-way bill if I wanted. I hope this meets your requirement. Yeah, thank you, Nilesh ji. Friends, you can unmute yourself and ask the question. It's nothing. I can understand English, Hindi. दोनों में बात कर सकते हैं. So there are some prerequisite questions which comes into the mind, and we have seen that these are some questions which comes across. तो यहाँ पे हम लोग ने पोर्टल रिलेटेड या क्रेडेंशियल्स रिलेटेड लोगों के अंदर ये सवाल आता है कि अगर मैंने टैली में एक बार ये पासवर्ड डाल दिया, ओके, यूजर नेम एंड पासवर्ड, then for every invoice I will have to give username and password. The answer is not necessary. Okay, your password will retain into your company for 6 hours. Okay, so 6 hours, whatever entries you pass, it will not ask you for username and password again and again. You can directly complete the invoice and save it, and it will go and upload and get you the invoice details. Second thing means once again another question comes across कि अगर मैं multi-user environment हूँ, if I'm into a multi-user environment and there are 4-5 accountants who are passing the transactions, then everybody will have to punch the passwords, username and password. Will I have to share the username and password for everybody? Then there are two things comes across. If in Tally you are not using Tally's security control, it means that when you open the company, you don't punch any username and password. Then it is said as that you are not using username and security control of Tally. Now with that, if you are entering once in your company the username and password, till 6 hours all the accountants will not have to repunch the username and password. And if at all you want to remove that your login, okay, then there is an option in Tally to remove your login. That means if you want to log out, you can log out also. So you go to help, you go to troubleshooting, and in troubleshooting you go to reset e-way bill login. So if you click over here, it will go for once again it will ask for password if anybody is sending it. And second option is that, and second scenario is that you are using username and passwords, and with username and password you will be able to means every user will have to punch once the credentials of e-way bill, and then he for 6 hours he will not have to punch. So that is the difference between a company which is having security control and one which is not having a security control. So we'll move on to a few good questions. Yeah, when an uncertain transaction is excluded from e-way bill report and another tax item is added in the bucket of exclude bucket of e-way bill report, then what exactly is the scenario? Like invoice amount is not matching to the taxable amount. This is I'll just skip this question for a later purpose. Yeah, how will I know whether the connection is there, if there is any error or not? So if I'm saying that if there is any, when I'm sending it, there is some error coming across. So you want to see that whether which portal is having some issue. So I can go into this about option, and from here I can go into this online. And here I will be able to see that which services are on and which services are not on. So since right now e-way bill beta version is going on in Tally, so it is working on
after the launch, it will be seen that this is not, this beta will be removed from here, and it will be exchanging information directly with the portal. So this is the information which gets captured over here. Friends, there is one most interesting thing which I would like to show you now. And but before showing that, one thing I would like to confirm on this product eWaybill what we have delivered is that it is a completely connected environment. It is as per the NIC portal's guidelines, and it is in completeness. So if any scenario you take it up, if you want to send it in bulk, if you want to send a single invoice, if you want to do it online, you want to do it offline, if you want to do only with part A information and part B you want to do it later on, if you want to extend, if you want to cancel, so all that operations you can do it from Tally itself. You don't have to come outside the Tally product. So you can be completely relying on the product for this subject. So I would just like to bring to your notice about few good things which we are adding into GST is this is the area which we have added GSTN validation and even HSN validation. So this you would really love it. As chartered accountants, we would like to confirm whether my client has put correct information for HSN code or not. So, or even the GSTN number. So let me take you to one of the company. I think this company also would help us. So let's say in this company, there are a few ledgers with me. Let's say I'm taking one party over here. This is dummy data, so don't go by the accuracy level of it. Go by the process of what exactly we are doing. So here, let's say this client has given me this GSTN number. After punching in this GSTN number, I want to validate whether it is correct or not. So I'll click on the right hand side. This is a new button which has been provided called as Get GSTN. So I click on this button, enter, and now it is getting the information from NIC portal that this GSTN number belongs to Prabhavati, and here is the address details and a few more information like registration type status and eWaybill blocked or not. That information it is capturing. So whenever a new client you are adding into your system, you can validate in this way. And on a periodicity basis, like monthly, if you want to check that whether all are in place or not. So we have one more option over here called as validate all at once. Okay, so from the gateway of Tally, I go to Alt G. I say update party GSTN, and in this report, let's say I'm calling up all the ledgers. So there are something around 6 to 7 ledgers, and here I'm getting some button called as Get GSTN info for all. So there are 6 over here, and now I'm sending it for validation. So 5 has been sent. Okay, and it shows me that information for 4 available, 1 not available. I just press enter, and now see I can get all the information. Now something is coming in red. Why it is coming in red? So it gives me a vital information saying that the eWaybill is blocked for this party. So if at all I am thinking of buying something from this party, I would be much more conscious about that whether I should go with this party or not. Because anyways he will not be able to build the this eWaybill. Second thing is that now my ITC is under stake, so but better I don't buy from this client. So such type of decision making would become better for a business owner, and even chartered accountants can do some type of validation which can help them to take up their business decisions for the clients. So this was in relation to party GSTN. But similarly, we are having it for our products also. Like if we want to see the products whether they are been properly tagged with correct HSN codes, then I can check it with this option. I go to Alt G and I say GST rate setup. GST rate setup is one report which gives you all the information relating to the products, their HSN code, their applicable date from when, because sometimes the GST rates changes from specific date. So its applicable date also has been showcased over here. Either I can select 1, 2 and 3 separately, or if I want to see all together, I can click on control spacebar to select all the products and then click on get HSN SEC code.
Now, friends, we need to remember one thing. Whatever information we are fetching is from the NIC portal, and you need to have NIC credentials. राइट नाउ ये बताने के पहले मैंने ई वे बिल बनाया था, इसके लिए मैं ये कंपनी के अंदर एनआईसी के क्रेडेंशियल्स ऑलरेडी पास होके गए थे, तो अभी 6 आवर्स तक मुझे ये क्रेडेंशियल्स वापस डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे मैं HSN वैलिडेशन करूँ या GSTN वैलिडेशन करूँ या फिर ई वे बिल सेंड करूँ, मुझे यूजर नेम एंड पासवर्ड जो पोर्टल के क्रेडेंशियल्स है वो डालने जरूरी है। So on that, putting all that information, it is helping me getting information of the product based upon the HSN which I have written in their masters. So यहाँ पे it is talking about that it is correct, incorrect, or rather it's not talking about basically कि वो correct है या incorrect है. It is just saying that you just check whether your tagged your things are matching or not. And something is like drastically incorrect, so it will give me the information that this HSN is invalid. So like this information can be fetched and we can correct the data, so that while updating anything on the portal, we are a bit onto the error-free area, and this gives a good insight about seamless exchange of data and filing of returns.